मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो आपका पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत आज का हम लोग का जो यूनिट होगा 5 होगा। यूनिट 5 आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन सूचना। ये B.Ed सेकेंड ईयर से हो जाती है। इसके अंतर्गत जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है जो आज का हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा सांख्यिकी की सीमाएं, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 6 से आज होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सांख्यिकी के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि सांख्यिकी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला हमने बताया था कि आंकड़ों के प्रवृत्ति के आधार पर, आंकड़ों के प्रकृति के आधार पर, और दूसरा क्या बताया था आपको, उपयोगिता या कार्य के आधार पर। तो आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर हमने इसके 2 प्रकार बताए थे, पहला प्राचल और दूसरा अप्राचल। और क्या कहता है, उपयोगिता के आधार पर हमने आपको बताया था सांख्यिकी के 3 प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला आपको बताया था वर्णनात्मक, दूसरा आपको बताया था निष्कर्षणात्मक, और तीसरा बताया था आपको भविष्य कथनात्मक के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी कल बताया था। आज की जो हमारी जो टॉपिक होगी सांख्यिकी की सीमाएं के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सांख्यिकी की सीमा के बारे में। तो सांख्यिकी की सीमा के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है, देखिए, कहता है सांख्यिकी का मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंधित, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सांख्यिकी का जो संबंध है मनोविज्ञान और शिक्षा से संबंधित अध्ययनों और अनुसंधानों में बहुत अधिक उपयोग है। मैं इस चीज़ को बार बार आपको शुरू से बता रहा हूँ। साथ ही साथ सांख्यिकी के उपयोग की कुछ सीमाएं भी है जो इस प्रकार से है। तो देखिए, सांख्यिकी का जो संबंध मुख्य रूप से किसे, मनोविज्ञान और शिक्षा से, इसके साथ इसका मुख्य रूप से क्या है, संबंध है। अब इसकी सीमा की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं सांख्यिकी के कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि भौतिक विज्ञान और गणित जैसे, यानी भौतिक विज्ञान और गणित जैसे विषयों के नियम यथार्थ पर जैसे आधारित होते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित विषयों के नियम जैसे आधारित होते हैं, इस प्रकार से सांख्यिकी अनुमान यथार्थ पर आधारित नहीं होते। यानी कि सांख्यिकी का जो अनुमान होता है यथार्थ पर आधारित नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि सांख्यिकी नियम यथार्थ रूप में औसत पर आधारित होती है, यानी कि ये किसी ऊपर आधारित होती है, यथार्थ पर नहीं, ये औसत पर आधारित होती है। कौन, सांख्यिकी। ठीक है। दूसरी इसकी सीमा की बात करते हैं तो कहता है सांख्यिकी विधियों का प्रयोग के लिए आवश्यक है कि तथ्यों को संख्या या अंकों द्वारा प्रकट किया जाए। देखिए, सांख्यिकी का विधि का, अगर सांख्यिकी विधि का जो दूसरा आपका क्या कहा जाता है, अगर इसकी सीमाएं देखते हैं तो इसके लिए आवश्यक है तथ्य को संख्या या अंकों द्वारा प्रकट करें। क्यों करें, ताकि इसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सके, समझ सके, जान सके, पहचान सके क्या कि कहना क्या जाता है। अगर संख्या और अंकों के आधार पर अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, हमारा जो कार्य होता है क्या होता है, सरल हो जाता है, यानी कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। आगे क्या किया जाए, जब तक तथ्यों में अभिव्यक्ति नहीं होते तब तक सांख्यिकी विश्लेषण संभव नहीं होता है। यानी कि जब तक आपका जो संख्या जो हो गया, आपका तथ्य यानी कि जो आपका संख्या अंकों में नहीं हो जाता है, तब तक आपका सांख्यिकी विधि का अध्ययन पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कल्पना, चिंतन, भाव आदि जटिल मानसिक क्रियाओं का सांख्यिकी विधियों द्वारा अध्ययन असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर कहता है जो हम लोग कल्पना करते हैं, यानी कि बिन सोच रहे हैं इतना होगा, या फिर हम लोग चिंतन कर रहे हैं या भाव अपना प्रकट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, अगर हम प्रकट कर रहे हैं या मानसिक चीज़ कुछ भी कर रहे हैं
इन क्रिया के द्वारा जो सांख्यिकी का जो विज्ञान जो सांख्यिकी विधियों का जो अध्ययन है ना, संभव ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है, क्योंकि हम बिना जाने समझे अनुमान लगाकर हम किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से सफल नहीं बना सकते हैं। थर्ड की अगर बात करते हैं, तीसरे में अगर इसकी सीमाएं की, किसकी, सांख्यिकी की, तो कहता है सांख्यिकी विधियों का उपयोग व्यक्तिगत अध्ययनों से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन पर नहीं होता है। यानी कि जो सांख्यिकी जो ये विधि है, इसका जो उपयोग व्यक्तिगत आंकड़ों से के अध्ययन से जो आंकड़ा प्राप्त होता है उस पर नहीं होता है। तो किस पर होता है ये देखते हैं। सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामूहिक अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों पर किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत मतलब कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो जाता है, तो उसके द्वारा संभव नहीं होता जो आंकड़ा प्राप्त होता है। लेकिन अगर सामूहिक क्या हो गया, एक ग्रुप, अगर ग्रुप के द्वारा जो हमें आंकड़ा प्राप्त हो रहा है या ग्रुप से जो हमें आंकड़ा प्राप्त हो रहा है, अगर उसके अंतर्गत अगर हम लोग अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद जो आंकड़ा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्राप्तांक प्राप्त होता है, उसके अंतर्गत अगर हम लोग क्या करते हैं, सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो प्राप्तांक की जो प्राप्ति होगी पूर्ण रूप से क्या होता है, सफल होता है। तो वही कहता है कि सांख्यिकी विधियों का उपयोग व्यक्तिगत अध्ययनों से जो आंकड़ा प्राप्त होता है उन पर नहीं होता है। सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामूहिक अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों पर किया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर में क्या कहता है इसकी सीमा पर, इन विधियों का उपयोग, यानी कौन सी विधि, सांख्यिकी विधि का बात कर रहा है। इन विधियों का उपयोग अन्य विधियों के साथ सहायक अध्ययन विधियों के रूप में किया जाता है। यानी कि सांख्यिकी विधियों का जो उपयोग है इसको अन्य विधियों कहता है कि अन्य सहायक विधियों के रूप में किया जाता है। यानी कौन, अन्य विषय के सहायक विधि के रूप में। वास्तविकता यह है कि मनोविज्ञान और शिक्षा में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके अध्ययन में ही सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका कह रहा है कि जो सांख्यिकी जो विधि है, यानी कि सीमा के अंतर्गत हम लोग जो कर रहे हैं, सांख्यिकी की जो विधि है यह अनेक विषयों के अध्ययन के लिए क्या होता है, इसमें सहायक होता है। यह एक बहुत अच्छा सहायक विधि है, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रत्येक विषय को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी सूचनाएं है या जो भी मात्रात्मक हो गया, जो भी उसके अंतर्गत अंक हो गया, जो हमारा प्राप्तांक होता है, आसानी से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, अन्य अध्ययन विधियों के समय ये सहायक होता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, वास्तविकता यह है कि मनोविज्ञान और शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मनोविज्ञान और शिक्षा में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके अध्ययन में सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया जाता है। ये 4 सीमाएं थी। नेक्स्ट हम लोग 5वीं सीमा की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं 5वीं सीमा क्या है। 5वें नंबर की बात करते हैं तो क्या कहता है सांख्यिकी की सीमा में, कहता है सांख्यिकीय निष्कर्ष पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं होते हैं। यानी कि जो सांख्यिकीय निष्कर्ष जो होता है वह पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं होते हैं, और ये प्रामाणिक होते भी हैं तो कब होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कहता है यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक तभी हो सकते हैं जब सांख्यिकीय विधियों का उपयोग पूरी सावधानी से किया जाए। यानी कि देखिए कह रहा है कि सांख्यिकी जो विधि जो इसका जो सांख्यिकी जो निष्कर्ष होता है पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं होते हैं। कब नहीं होगा, जब हम इसका सही से प्रयोग नहीं करते, यानी कि पूरी सावधानी के अंतर्गत अगर हम नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। इसमें पूर्ण रूप से सफल की प्राप्ति कब होगा, यानी कि प्रमाण कब सफल होगा, तो प्रमाण तभी सफल हो सकते हैं जब सांख्यिकी विधियों का उपयोग पूरी सावधानी से किया जाए। पूरी सावधानी मतलब कि सोच कर समझ कर विचार करते हैं। इन विधियों के द्वारा गणना करते समय, गणना मतलब कि सोचना विचारना, उसके बारे में विचार विमर्श करना, गणना करते समय गणना में त्रुटियों मतलब क्या हो जाता है, यानी कि किसी प्रकार की गलती के होने की संभावना अधिक होती है। तो अगर देखिए जब गलती की संभावना अधिक होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा जो सांख्यिकी विधि क्या होगा, पूर्ण रूप से उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है,
प्रमाणिक नहीं हो पाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से अगर इसकी विधि को प्रमाणित करने से लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से उसके बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए, विचरण करना चाहिए। तब उसके बाद हमें उस कार्य में लग जाना चाहिए जो कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तब हमारा क्या होगा, उसमें जो त्रुटि होती है यानी कि जो कमी बेश होती है वह कभी नहीं होगा। अगर होता भी है तो नॉर्मल मात्रा में व्यक्ति स्वयं उससे सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यह इसीलिए कहा जाता है कि इस विधि का उपयोग पूरी सावधानी से करनी चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट पे क्या कहता है, सांख्यिकी विधियों का उपयोग सब अध्ययनकर्ताओं के लिए संभव नहीं है, यानी कि सभी के लिए संभव नहीं है अध्ययनकर्ता के लिए। अब क्यों नहीं है, और है भी तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखते हैं। कहता है कि बल्कि सांख्यिकी विधियों का उपयोग केवल इन विधियों में प्रशिक्षण प्राप्त अध्ययनकर्ता ही कर सकता है। यानी कि देखिए, कहता है कि ये सभी लोग सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो इस विधि में क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी कि देखिए, हम लोग कोई भी कार्य बिना सीखे नहीं कर सकते हैं, बिना जाने नहीं कर सकते हैं। जिस कार्य को अगर हम पूर्ण रूप से जानते हैं, या जिस कार्य को हम पूर्ण रूप से सीखते हैं, या जिस कार्य को पूर्ण रूप से सीखे हैं, तो अगर उस कार्य को अगर जब हम लोग करते हैं तो वो कार्य हमारा क्या होता है, सफल होता है। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जो सांख्यिकी का जो विधि का जो उपयोग है सभी कोई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ही नहीं होगी। और जब जानकारी ही नहीं होगी तो वो जो भी रिजल्ट दूसरों के सामने पेश करता है, या दूसरों के या जो भी उसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त होता है वो सफल नहीं हो सकता है। तो उस सफलता को पूर्ण रूप से लाने के लिए इस विधि का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है। इस विधि का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो इसमें क्या किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया। यानी कि जो इसके बारे में पूर्ण रूप से जाना है, सीखा है, पहचाना है, तभी वो अब क्या हो, तभी वो क्या होगा, इस कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। और जब सफलता हासिल करेगा तो उसके द्वारा जो रिजल्ट की प्राप्ति होगी, यानी कि जो अंक की प्राप्ति होगी, जो प्राप्तांक की प्राप्ति होगी, वह सफल होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सांख्यिकीय विधि कुछ शर्तों या अभिधारणाओं के आधार पर प्रयुक्त की जाती है। देखिए, कुछ शर्त या अभिधारणा, तो देखिए हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, मैं किसी भी कार्य से इसकी तुलना करते हैं, तो हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो कुछ शर्त को रख कर किया जाता है। तो शर्त का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो जाता है कि आपको बाजी लगाना, नहीं। यहाँ पर शर्त का अर्थ क्या कहता है कि जो भी धारणाएं दी गई है, जो भी कार्य दिए गए हैं, वो व्यक्ति पहले से जानता है या नहीं जानता है। अगर जानता है, अगर व्यक्ति पहले से उस कार्य को जानता है तो क्या होगा, सफल होगा। अगर नहीं जानता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य में नहीं लगाया जाता है। तो वही कहता है कि सांख्यिकी विधि कुछ शर्तों या अभिधारणाओं के आधार पर प्रयुक्त की जाती है, यानी कि दूसरों के सामने पेश की जाती है। यदि कोई अध्ययनकर्ता इन अभिधारणाओं पर ध्यान दिए बिना, यानी कि बिना सोचे बिना समझे सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करता है, यानी कि बिना सोचे बिना समझे बिना जाने, यानी कि उसको बताया गया और वो तुरंत क्या किया, लग गया, उसके बारे में सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, दूसरों से उसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं किया, तो उसे गलत परिणाम प्राप्त होने की आशंका रहती है। क्यों गलत प्राप्त होने की आशंका रहती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस कार्य के बारे में सिर्फ जाना, बस सिर्फ सुना, अब उसके बारे में कोई गणना नहीं किया, कोई सोचा विचारा नहीं, दूसरों से कोई ओपिनियन नहीं लिया। तो उस स्थिति में वो क्या किया, डायरेक्ट अपने मन से डायरेक्ट क्या करता है, कार्य करने में लग जाता है। तो जब वो पूर्ण रूप से अपने मन से उस कार्य करने में लग जाता है बिना सोचे समझे, तो उस दरमियान जो रिजल्ट की प्राप्ति होती है वो क्या हो सकती है, नीरस हो सकती है, गलत हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जब हम लोग कार्य करें तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में पूर्ण रूप से जाने समझे, हो सके तो दूसरों से भी मदद ले, और दूसरे की बात सुनने के बाद तब उस कार्य को अगर हम करते हैं तो उस कार्य का जो रिजल्ट की प्राप्ति होती है वो क्या होगा, सही होगा। तो वही यहाँ पर कहते हैं सांख्यिकी विधि कुछ शर्तों या अभिधारणाओं के आधार पर प्रयुक्त की जाती है। यदि कोई अध्ययनकर्ता इन अभिधारणाओं पर ध्यान दिए बिना सांख्यिकी विधियों का प्रयोग
करता है तो उसे गलत परिणाम प्राप्त होने की आशंका रहती है। तो ये जो थी 7 सीमाएं सांख्यिकी की मुख्य सीमाएं थी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सांख्यिकी की सीमाएं के बारे में, जो कि आपका C9 पेपर से था, यूनिट 5 से था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।